नमस्ते बच्चों। हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हॉब्स ने मानव स्वभाव का प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। और हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है जो या इसके जो विचारक है वो यह मानते हैं कि राज्य एक सामाजिक समझौते की उत्पत्ति है, राज्य समझौते का परिणाम है। इसलिए इन समझौतावादी विचारकों के लिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है, न कि एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था है। तो इन विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के समझौते के कारण जो राज्य की उत्पत्ति बताई है उसमें इन तीनों विचारकों ने हालांकि सामाजिक समझौते का वर्णन किया, लेकिन तीनों के लिए समझौते का कारण, समझौते का स्वरूप और समझौते के बाद जो राज्य उत्पन्न होता है उसका स्वरूप अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो हॉब्स ने जो बताया है, क्योंकि तीनों विचारकों ने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया है उसके अनुसार इन विचारकों ने समझौते के कारण और उसका स्वरूप बताया है। तो जैसा कि हमने हॉब्स के विचारों में पढ़ा कि हॉब्स ने मानव स्वभाव का जो एक घृणित और एक बुरा पक्ष बताया है, तो उसके लिए मानव एक हिंसक प्राणी है, मानव निरंतर संघर्ष में लीन रहने वाला प्राणी है, मानव क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु और जंगली व्यवहार जो है उसका वह प्राकृतिक अवस्था को बहुत ही कष्टमय और बहुत ही एक असुविधाजनक अवस्था बना देता है। तो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है, जैसा कि मानव स्वभाव है वैसी ही अवस्था थी। मानव स्वभाव के अनुसार प्राकृतिक अवस्था भी उतनी ही कष्टदायक, दीन, मलिन, जंगली, तुच्छ और पाशविक अवस्था थी, जिसमें कि मनुष्य के साथ निरंतर संघर्ष और युद्ध में लीन रहते थे। शक्ति का बोलबाला था, जिसमें कानून, न्याय, नियम, नैतिकता, अच्छाई जैसे कोई भी मानव स्वभाव का पहलू नहीं था। हर व्यक्ति एक दूसरे का शत्रु था और उसी आधार पे यह अवस्था निरंतर संघर्ष की और युद्ध की अवस्था थी, और जिसकी लाठी उसकी भैंस या मत्स्य न्याय का बोलबाला था। तो कहने का तात्पर्य है उसका कि इस प्राकृतिक अवस्था में किसी भी प्रकार के नियम, कानून, न्याय या दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार की अवस्था में मानव जीवन बहुत ही दुखी और बहुत ही असुविधाजनक था। मानव बहुत भयभीत और असुरक्षित था। तो इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया या राज्य की उत्पत्ति की। तो राज्य की उत्पत्ति के पीछे जो कारण थे वो भय और सुरक्षा की भावना, मतलब इंसान का जो भय था कि वो एक दूसरे के प्रति जो शत्रुता की भावना थी उससे भयभीत होकर और अपनी सुरक्षा के लिए मनुष्यों ने मिलकर एक समझौता किया। एक व्यक्ति को उन्होंने एक व्यक्ति या एक समुदाय विशेष को सत्ता सौंपी या कानून बनाने का अधिकार दिया और वहीं से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार हॉब्स का जो समझौता है वह एक प्रकार से हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो हमने पढ़ी, पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। कहने का तात्पर्य है कि इस अवस्था में न तो समाज था प्राकृतिक अवस्था में, न तो राज्य था। तो उस प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने मिलकर एक समझौता किया और उसके बाद एक शासक की उत्पत्ति हुई, जिसको कि हॉब्स ने लेवियाथन का नाम दिया। तो समझौते हॉब्स ने जो समझौतों की जो व्याख्या की है उसमें उसने कहा है कि समझौता शासक और जनता के जो बीच हुआ था वो एक व्यक्ति पूरे संपूर्ण व्यक्ति समुदाय का एक व्यक्ति विशेष के साथ हुआ। तो हॉब्स का जो समझौता है वो सामाजिक समझौता है, राजनीतिक नहीं है। यह समझौता व्यक्ति का व्यक्ति के साथ है, यह संप्रभु का या शासक का व्यक्ति के साथ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें शासक जो है वो समझौते का पक्ष नहीं है, इसलिए समझौता उस पर लागू नहीं होता है। व्यक्ति का व्यक्ति के साथ समझौता है कि व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया और एक व्यक्ति विशेष को सारी शासन की शक्तियाँ सौंप दी और उसको शासक बनाया, संप्रभु बनाया, जिसको कि लेवियाथन का नाम दिया गया। तो इस समझौते के बाद जो राज्य उत्पन्न हुआ या जो शासक की उत्पत्ति होती है वो पूर्ण रूप से निरंकुश, संप्रभु, सर्वोच्च
संप्रभु की उत्पत्ति होती है। शासक जो है, जो राज्य है, वो निरंकुश सर्वोच्च होता है, यानी उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार यह समझौता हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का व्यक्ति के साथ था, न कि शासक का व्यक्ति के साथ है। अर्थात समझौते का जो ये पहलू है कि प्रत्येक का सबके साथ और सबका प्रत्येक के साथ समझौता है, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ समझौता है। और इस प्रकार हॉब्स के अनुसार जो राज्य की जो उत्पत्ति होती है वो दो प्रकार से हो सकती थी, संस्थान द्वारा या अभिकरण द्वारा। तो इस प्रकार उसने कहा कि अभिकरण द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति होती है, जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों पर अगर विजय प्राप्त करे और उसको अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए विवश करे, और या फिर तब होती है जबकि व्यक्ति प्रकृति की अराजक और असहाय दशा से छुटकारा पाने के लिए अपनी इच्छा से संगठित होकर एक संगठन का निर्माण करते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में जो राज्य है उसका निर्माण भय पर आधारित होता है। तो पहली जो अवस्था थी हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण उस आधार पे हुआ, लेकिन राज्य के निर्माण का आधार भय और सुरक्षा की जो भावना थी उसके आधार पर हुआ। तो इस प्रकार एक दूसरे से जो भयभीत व्यक्ति है वो एक दूसरे के आतंक से इतने भयभीत होते हैं कि वो मिलकर एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो इस प्रकार हॉब्स का मानना है कि शांति और सुरक्षा जिसके लिए राज्य की उत्पत्ति होती है, तो हॉब्स के अनुसार शांति और सुरक्षा की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक अवस्था की जो अशांति और जहाँ सुरक्षा थी उससे छुटकारा पाने के लिए शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया। और वो तब तक संभव नहीं होता जब तक कि सब व्यक्तियों की इच्छाओं के स्थान पर एक सामान्य शक्ति को या सत्ता को उत्पन्न नहीं किया जाता या उसको सत्ता नहीं सौंपी जाती, तब तक वह संभव नहीं था। क्योंकि एक व्यक्ति को सत्ता सौंपने से सभी व्यक्तियों के मनोवेग या उसकी इच्छाओं को कंट्रोल में या नियंत्रित किया जा सकता है और उस संप्रभु के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। तो उसी आधार पे उसने लेवियाथन की उत्पत्ति बताई है। और यह लेवियाथन जो निरंकुश संप्रभु और सर्वसत्ताधारी है, जिसकी शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जो व्यक्ति को आदेश देता है और उसके आदेशों का या आज्ञाओं का उल्लंघन करने का अधिकार व्यक्तियों को हॉब्स नहीं देता है। तो इस प्रकार वो बताता है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय होती है जब व्यक्तियों का समूह इस बात पर सहमत हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ यह समझौता कर लेता है कि एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। तो कहने का मतलब है कि सत्ता जो एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपी जाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो उसके पक्ष में नहीं हो, वह उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह के कार्यों और उसके आदेशों का पालन करेगा ताकि समाज में या उनके बीच में शांति और सुरक्षा स्थापित हो सके। तो हॉब्स ने जो समझौता हुआ उसके बाद जो समझौता हुआ जो उसके उत्पत्ति का जो एक वर्णन है वो इस प्रकार करता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करते हुए कहता है कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने आप को शासित करने का अपना अधिकार इस शर्त पर सौंपता हूँ कि आप भी अपने अधिकार उसे सौंप दें और उसके सभी कार्यों को उसी प्रकार अधिकृत करें कि यह उस महान दैत्य मतलब उस महान शासक, अथवा यदि हम अधिक समान के शब्दों में कहें कि उस नश्वर प्रभु की उत्पत्ति, नश्वर प्रभु मतलब कि एक संप्रभु की उत्पत्ति है जिसके प्रति हम अविनाशी प्रभु के अधीन अपनी शांति और सुरक्षा के लिए ऋणी है। कहने का तात्पर्य एक संप्रभु के प्रति वह अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार एक राज्य की उत्पत्ति होती है, एक लेवियाथन की उत्पत्ति होती है, जो कि जिसकी विशेषताएं हॉब्स ने बताई है कि यह राज्य सुरक्षात्मक भावनाओं पर आधारित होता है। यह राज्य जो है वो विवेक पर आधारित होता है। इस राज्य का आधार वास्तविक एकता होती है लोगों के बीच की। और यह जो समझौता है या जो राज्य की जो उत्पत्ति होती है, जिस समझौते के द्वारा, वो समझौता केवल सामाजिक है न कि राजनीतिक है। सामाजिक मतलब कि व्यक्ति का व्यक्ति के साथ समझौता है, इसमें शासक जो है वो इसका भागीदार या पक्षकार नहीं होता है। और इस संप्रभु जो है वो समझौते का पक्ष नहीं होता है बल्कि परिणाम होता है, इसलिए समझौता उस पर लागू नहीं होता है। फिर शासन शक्ति जो है वो शासितों की मौलिक शक्ति होती है। यह एक क्रांतिकारी सिद्धांत है
जो कि इस तरह का सिद्धांत है जो कि व्यक्तियों को आज्ञा पालन का पाठ सिखाता है। संप्रभु की असीमित शक्ति का, अनियंत्रित शक्ति का वर्णन करता है, जिसमें नागरिकों की भक्ति अपने राज्य के प्रति पूर्ण होती है। इसमें विरोध का अधिकार, हॉब्स कितना भी संप्रभु को या लेवियाथन को निरंकुश सर्वोच्च बता दे, लेकिन संप्रभु के प्रति नागरिकों की भक्ति भी पूर्ण होती है। लेकिन हॉब्स एक स्थिति में संप्रभु के विरुद्ध नागरिकों को विरोध करने का अधिकार भी देता है। यदि संप्रभु नागरिकों के जीवन की सुरक्षा करने में असफल होता है तो नागरिक उस समझौते को समाप्त कर सकते हैं और एक नए संप्रभु के साथ समझौता करके उसको वो अधिकार सौंप सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था उचित है। हॉब्स ने इस समझौते के द्वारा जो राज्य उत्पन्न होता है उसमें किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था, चाहे वो राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, गणतंत्र है, उसको उसने उचित बताया है। कहने का तात्पर्य है कि उसने किसी भी विशिष्ट प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए शांति और सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह अगर एक शासक वह स्थापित करने में सफल होता है तो वह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। धन्यवाद।